कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 1 के अंतर्गत हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो पहला चैप्टर है विलयन है, और इस विलयन में हम क्या पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न विलयन से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम इस अध्याय के अंतर्गत और इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है विलयन, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलयन होता क्या है। विलयन कहते किसे हैं? तो विलयन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखिए, विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें घटकों के आधार पर। और अब घटक क्या कहलाते हैं? जैसे इसमें हम जो विलयन पढ़ेंगे वो हमारा जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा? बाइनरी, द्विअंगी। तो द्विअंगी का मतलब क्या होता है? अगर दो घटक हों विलयन में, अगर दो घटक हैं तो हम उसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। अगर तीन घटक हैं तो त्रिअंगी विलयन। तो विलयन में घटकों के आधार पर उन्हें हम द्विअंगी और त्रिअंगी कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें दो घटक हों। ऐसा विलयन जिसमें दो घटक हों। क्या बात है कि जिसमें दो घटक हों। क्या हों? दो घटक हों। अब दो घटकों में क्या होगा? ये जैसे कोई विलयन है, तो विलयन में अगर दो घटक हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। अब वो दो घटकों में कौन कौन घटक हो सकते हैं? एक है विलेय का और दूसरा है विलायक का। ठीक, तो देखिए विलेय को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और ये होता है सॉल्वेंट। तो अगर विलयन में दो घटक हैं तो हम उस विलयन को क्या नाम देंगे? द्विअंगी विलयन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। विलेय क्या होता है? जो विलयन में कम मात्रा में हो। जो विलयन में कम मात्रा में हो। और विलायक क्या होता है? जो विलयन में अधिक मात्रा में हो। जो विलयन में अधिक मात्रा में हो। तो देखिए, हम लोग क्या जाने विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। और विलयन में घुलने वाले घटकों के आधार पर विलयन को हम कई भागों में बांट सकते हैं। द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। किस सॉल्यूशन की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए, जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो घटक होते हैं। अगर उसमें दो घटक हैं तो विलयन को हम कहेंगे द्विअंगी। अब दो घटकों में कौन कौन घटक हो जाएगा? एक हो जाएगा विलेय का और दूसरा हो जाएगा विलायक का। तो विलेय क्या होता है? जो विलयन में कम मात्रा में होता है। और विलायक क्या होता है? जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा अगर इसे हम समझें तो नमक का पानी में विलयन। नमक का अगर पानी में हम विलयन करते हैं, ठीक, तो नमक जो है हम बहुत थोड़ी मात्रा में लेते हैं
और पानी को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो नमक जो है कम मात्रा में होने के कारण वो हो जाएगा विलेय, और पानी जो है अधिक मात्रा में होने के कारण क्या हो जाएगा, विलायक। यानी कुल मिला जुला करके अगर एक बात किया जाए तो जल क्या है, जल एक विलायक माध्यम है। जल क्या है, जल एक विलायक माध्यम है। जल कैसा माध्यम है, एक विलायक माध्यम है। क्यों, क्योंकि जल अधिक होता है नमक के अपेक्षा, और नमक क्या होता है, कम होता है जल की अपेक्षा। तो इस तरह से हमने विलयन के बारे में जानने का प्रयास किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। अब आगे हम बात करेंगे विलयन के संघटन अथवा सांद्रण की। तो इस एक ही वीडियो में हम जो है पूरा इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, विलयन का संघटन या सांद्रण, विलयन का संघटन या सांद्रण। कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का संघटन या सांद्रण। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि विलयन का संघटन होता क्या है। तो संघटन की बात अगर किया जाए, कंपोजिशन की बात किया जाए, तो कंपोजिशन का मतलब होता ये है कि वो जिन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, संघटन या सांद्रण। तो जो विलेय की जो निश्चित मात्रा विलायक में घोली जाती है वही क्या कहलाता है, जब विलेय विलायक में घुलेगा तो बन जाएगा क्या, विलयन। और जो विलेय की निश्चित मात्रा विलायक में घोली जाती है उसी को हम बोलते हैं विलयन का संघटन अथवा सांद्रण। तो क्या होता है, विलेय की जो निश्चित मात्रा, विलेय की जो निश्चित मात्रा विलायक में घुलित होती है उसे ही क्या कहते हैं, विलयन का संघटन या सांद्रण कहते हैं। ठीक, तो बात क्लियर हो गई होगी कि विलेय की जो निश्चित मात्रा विलायक में घुलित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विलयन का संघटन या सांद्रण कहते हैं। अब बात आती है कि जब कोई चीज किसी में मिलाई जाए, घुल जाए, तो उसको नापेंगे कैसे, तो सांद्रण की इकाइयां, विलयन के संघटन या सांद्रण की इकाइयां। अगला हमारा हेडिंग है विलयन के संघटन या सांद्रण की इकाइयां। तो इसमें हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, यूनिट्स। तो नंबर 1 हमारा पॉइंट होगा मोलरता का। मोलरता किसे कहते हैं, मोलैरिटी। मोलरता क्या है, विलयन का एक प्रकार का संघटन या सांद्रण है। माने जिस इकाई में हम विलयन को मेजर करेंगे, मापेंगे, वही उसका क्या है, सांद्रण है या सांद्रण की इकाइयां हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मोल प्रति लीटर सांद्रण। इसे क्या कहते हैं, मोल प्रति लीटर सांद्रण। क्या कहते हैं इसे, मोल प्रति लीटर सांद्रण। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में घुलित, 1 लीटर विलयन में घुलित
विलेय के मोलों की संख्या एक लीटर विलेन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए एक एक पॉइंट हम लोग लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। एक लीटर विलेन में घुलित विलेय की, ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को ही बस यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसे आप बढ़ा चढ़ा के भी परीक्षा में लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में थोड़ा चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो एक लीटर विलेन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब देखिए मोलरता बराबर होता क्या है, जैसा कि पहले ही लाइन से आपको क्लियर होना चाहिए कि मोल प्रति लीटर सांद्रण, एक लीटर विलेन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, यानी क्या इसको लिख देंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में, बटे विलेन का आयतन इसमें लीटर में। अब देखिए एक एक पॉइंट इसमें समझेंगे। मोलरता बराबर, और हम क्या लिख सकते हैं, जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसमें दो चीजें छिपी होती हैं। क्या होता है? संख्या में क्या होता है? पदार्थ की मात्रा और बटे उसका अणुभार। तो किसकी मात्रा? विलेय के मोलों की संख्या की बात है, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं पदार्थ की मात्रा, यानी किस पदार्थ की मात्रा? विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और बटे विलेयन का आयतन, इसमें लीटर, विलेयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो देखिए मोलरता बराबर हो जाएगा क्या, फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा और बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलेयन का आयतन। और विलेयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, विलेयन का संघटन या सांद्रण किसे कहते हैं? तो विलेय की जो निश्चित मात्रा विलायक में घुलित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेयन का संघटन या सांद्रण। और विलेयन के संगठन या सांद्रण की अब हम पढ़ रहे हैं इकाइयाँ। तो पहली इकाई हमने पढ़ लिया है मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोल प्रति लीटर सांद्रण को ही हम क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक, तो एक लीटर विलेयन में, एक लीटर विलेयन में विलेय की जो निश्चित मात्रा घुलित होती है उसे ही मोलरता कहते हैं। और विलेयन की मोलरता का ये सूत्र हो गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे विलेयन का आयतन लीटर में। ठीक है, चालू है। अब देखिए बात करेंगे हम विलेयन के संगठन के दूसरे इकाई के बारे में। और दूसरी इकाई हमारी क्या है? नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मलता का मतलब क्या होता है? एक लीटर विलेयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रण। क्या हो जाता है ये? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रण। तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रण को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुलित, 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये हमारा दूसरा इकाई हो गया। अब तीसरा इकाई के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा इकाई हमारा हो जाएगा मोललता, मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, विलयन के संघटन या सांद्रण की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में। तो मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, यहाँ पर देखिए डिफरेंट हो गया, ये विलयन नहीं है, विलायक। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। और इसे जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब देखिए मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा किसमें, केजी में, विलायक की मात्रा केजी में। तो ये हमारी हो गई विलयन के संघटन अथवा सांद्रण की तीसरी इकाई। अब चौथी इकाई हमारी जो है वो क्या है, वो फार्मलता है। क्या है, फार्मलता। तो यहीं पर हम देख लेते हैं फार्मलता को, फार्मलता फॉर्मेलिटी। तो फार्मलता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या या आयनिक सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। देखिए 1 लीटर विलयन में घुलित, 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के आयनिक सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। अब देखिए फार्मलता बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लिख लेते हैं, इसे तो F से प्रदर्शित करेंगे ही। फार्मलता बराबर विलेय के आयनिक सूत्र द्रव्य मानों की संख्या और बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, लीटर में। ठीक। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, नॉर्मलता किसे कहते हैं,
तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रण को क्या कहते हैं, नार्मलता। और ये था मोललता। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और फार्मलता किसे कहते हैं, तो 1 लीटर विलेय में घुलित विलेय के आयनिक सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहेंगे, फार्मलता और फार्मेलिटी। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे अगले हेडिंग के बारे में। जो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, पढ़ रहे हैं हम लोग विलयन का संघटन या सांद्रण की यूनिट्स, इकाइयां। तो अगला हमारा पॉइंट है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, इसी को हम मोल अंश भी कहते हैं, ठीक। मोल फ्रैक्शन। तो क्योंकि हमारा विलयन जो है उसमें 2 घटक हैं, अतः दोनों घटकों के मोल अंश क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो विलयन बनेगा। विलयन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी घटक विशेष का अगर हमको ज्ञात करना रहे मोल प्रभाज, तो हम क्या परिभाषित करते हैं कि किसी घटक विशेष का। अब घटक विशेष की जो बात होती है उसमें हम विलेय को भी ले सकते हैं और विलायक को भी ले सकते हैं। तो किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक विशेष के मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं, तो ये क्या हो गया, मोल प्रभाज हो गया। क्या हो गया, मोल प्रभाज। अब देखिए घटक विशेष और विलयन, तो विलयन में 2 ही घटक हैं, यहाँ पर विलेय और विलायक। तो अगर बात किया जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर देखिए हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करें, ठीक, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करें, तो जो विलेय है उसका मोल प्रभाज XA बराबर क्या हो जाएगा, N/N प्लस कैपिटल N। तो ये तो बात हो गई विलेय के मोल प्रभाज की। अब विलायक का मोल प्रभाज देख लेते हैं। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, तो देखिए जिसकी बात किया जाएगा वो ऊपर होगा, विलायक के मोलों की संख्या। इसकी बात किया गया है, किसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है, विलायक का, तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर होगा और कुल मोलों की संख्या नीचे होगा। तो विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो देखिए 2 ही तो यूनिट होते हैं इस चैप्टर में, एक है विलयन का संघटन अथवा सांद्रण की इकाइयां और दूसरा है अणुसंख्य गुणधर्म।
अब देखिए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। अब बात करेंगे विलयन का मूल प्रभाज, तो विलयन का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, इकाई। विलयन का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज और प्लस विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक। ये क्या होगा, विलयन का मूल प्रभाज, विलयन का मूल प्रभाज। तो देखिए विलयन का मूल प्रभाज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इकाई हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा है, विलयन का संघटन अथवा सांद्रण की इकाइयाँ। तो विलयन के संघटन अथवा सांद्रण की इकाइयों में हमने क्या पढ़ा, मोलरता के बारे में पढ़ा, नॉर्मलता के बारे में पढ़ा, हारमलता, मोललता, और ये हमने पढ़ लिया मोल प्रभाज के बारे में। आइए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अणुसंख्यीय गुणधर्म के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यीय गुणधर्म। अणुसंख्यीय गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जान लेते हैं कि अणुसंख्यीय गुणधर्म कहते किसे हैं। विलयन के ऐसे गुण होते हैं जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यीय गुणधर्म कहते हैं। अब वे गुण कौन कौन से होते हैं, एक होता है वाष्प दाब अवनमन, एक होता है हिमांक अवनमन, एक होता है क्वथनांक उन्नयन, और एक होता है परासरण दाब। तो लिख लेते हैं इसे कि अणुसंख्यीय गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलेय कणों की, जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यीय गुणधर्म कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्यीय गुणधर्म कहते हैं। अब जैसे अणुसंख्यीय गुणधर्म क्या क्या है, हमने आपको क्या क्या बताया, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, फिर एक हमने क्या बताया, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, फिर एक हमने बताया क्या, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, और फिर हमने क्या बताया, परासरण दाब। तो देखिए वाष्प दाब अवनमन क्या है, वाष्प दाब अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, और उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो अवनमन यानी कि घटेगा, और उन्नयन में भी क्या होगा, अंतर होगा, ठीक। तो जब किसी शुद्ध चीज में कोई चीज अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी, उसके क्वालिटी में क्या होगा, उसकी शुद्धता में कमी हो जाएगी, ठीक। तो इसी से हम परिभाषित भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ छोटे छोटे पॉइंट पर ही डिस्कशन करेंगे। वाष्प दाब अवनमन, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट पर डिस्कशन करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन कहते किसे हैं, विलायक और विलयन के वाष्प दाबों के अंतर को क्या कहा गया, विलायक व विलयन के, विलायक व विलयन के
वाष्प दाबों के अंतर को क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। अब देखिए वाष्प दाब अवनमन क्या हो जाएगा? वाष्प दाब अवनमन बराबर ये विलायक का वाष्प दाब P माइनस पी एस हम लिख दे रहे हैं, P माइनस पी एस। तो देखिए P क्या है? विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन में भी यही हम कह देंगे, विलायक और विलयन के हिमांकों के अंतर को, विलायक व विलयन के हिमांकों के अंतर, हिमांकों के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन। देखिए डेल्टा TF से इसे प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाता है क्या? T नॉट F माइनस TF। ये T नॉट F क्या है? यहाँ T नॉट F क्या है? विलायक का हिमांक, और TF क्या है? विलयन का हिमांक। ठीक। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? सेम यही से हम परिभाषित कर देंगे, विलायक व विलयन के क्वथनांकों के अंतर को, क्वथनांकों के अंतर को, विलायक व विलयन के क्वथनांकों के अंतर को क्या कहेंगे? क्वथनांक उन्नयन। इसे हम डेल्टा TB से प्रदर्शित करेंगे। देखिए T नॉट B माइनस TB। यहाँ T नॉट B क्या है? विलायक का क्वथनांक, और TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। ठीक। अब अगला बात आता है परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होता है उसको जान लेते हैं। परासरण दाब एक न्यूनतम दाब होता है। ठीक। जब विलयन और विलायक को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखते हैं तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर बाहर से जो न्यूनतम दाब लगाना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? परासरण क्रिया रोकने के लिए, यानी जब विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखें, विलायक से क्या करें? पृथक रखें, तो परासरण क्रिया रोकने के लिए, तो परासरण क्रिया रोकने के लिए, परासरण क्रिया रोकने के लिए विलयन पर बाहर से लगाए गए न्यूनतम दाब को, न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। तो देखिए P बराबर क्या हो जाता है? CST। अब देखिए P बराबर क्या हो गया? CST। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं P बराबर जो CST है, इसमें C क्या है? सांद्रण है, S क्या है? विलयन स्थिरांक है, S क्या है? विलयन स्थिरांक, और T क्या है? ताप। तो इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हमने अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में
बात कर लिया, यानी इतना पॉइंट तो आना ही चाहिए अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। ठीक, तो ये हो गया हमारा अणुसंख्य गुणधर्म। अब बात करेंगे हम आगे राउल्ट के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राउल्ट का नियम। और उसके बाद इसी पर आधारित होगा आदर्श और अनादर्श विलयन। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, पहले जान लेते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जब आपेक्षिक सापेक्षिक की बात होगी तो अनुपात की बात होगी। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो इस नियम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, यानी हम कहें कि P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पर जो P है, पी एस है और n है और कैपिटल N है, वो क्या क्या है, ये तो हो गया विलयन का वाष्प दाब और ये हो गया विलायक का वाष्प दाब और ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, किसी न किसी नियम, जब भी कोई नियम बनता है तो उसकी कुछ न कुछ लिमिटेशन होती है कि इन पर लागू होगा, इन पर लागू नहीं होगा। तो किस पर लागू होता है राउल्ट का नियम, केवल और केवल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों के तन विलयनों पर। ये जो है अवाष्पशील विद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर, तनु विलयन पर लागू होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर लागू नहीं होता। ठीक, उन पर लागू नहीं होता। और जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं, उन पर लागू नहीं होता। तो देखिए राउल्ट का नियम हमने जान लिया और राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में भी जान लिया। अब दो विलयन हैं हमारे पास, एक है आदर्श विलयन, एक है आदर्श विलयन। ठीक, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करे, किस पर पालन करे,
सभी तापों तथा सभी सांद्रता की स्थितियों पर, सभी तापों तथा सभी सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करें। जो सभी तापों तथा सांद्रणों पर, या कह सकते हैं जो सभी स्थितियों में, जो सभी तापों तथा सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करें, उसी को हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। जैसे डेल्टा H इक्वल टू 0 और डेल्टा V इक्वल टू 0। अब है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या होता है? एक है आइडियल सॉल्यूशन और एक हो गया अनआइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सभी तापों और सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन न करें, जो सभी तापों व सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन न करे, वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। जैसे डेल्टा मिक्सिंग H नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा मिक्सिंग V नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा लिखने के लिए हो गया कि आदर्श विलयन कहते किसे हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए है, ना कि किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बोर्ड में हम कैसे लिखेंगे, इन छोटे छोटे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आदर्श विलयन क्या है? जो सभी तापों तथा सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करेगा वो आदर्श होगा। आदर्श कहते किसे हैं? जो हर एक की बात माने, ठीक, उसको क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। ठीक। अनादर्श जो सबकी बात न माने उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। ठीक। तो इस तरह से हमने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बात किया। अब देखिए राउल्ट के नियम के बाद हम जो है आगे बात करेंगे हेनरी के नियम। तो हेनरी ने जो नियम दिया था वो गैसों के लिए दिया था और 1803 में उन्होंने अपना नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा था? किसी गैस का, गैस के लिए ही दिया था, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल प्रभाव के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं हेनरी के उस नियम के बारे में जो उन्होंने गैसों के लिए दिया था। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तो हेनरी ने नियम क्या दिया था? सन 1803 में, सन 1803 में इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या नियम था देख लेते हैं। किसी गैस का, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में, विलयन में गैस के मूल प्रभाज, विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक। तो विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि P प्रोपोर्शनल X। तो P बराबर हो जाएगा KH/X। यहाँ पर जो KX है, KH है, वो क्या है? हेनरी नियतांक है, हेनरी
नियतांक। अब हम इसी टॉपिक से संबंधित बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाओं के बारे में। हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? ये जो नियम है केवल आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है और इसके लिए ताप स्थिर और कम होना चाहिए। तो ये देखिए आदर्श गैस के लिए मान्य, आदर्श गैस के लिए मान्य। ये किसके लिए मान्य है, किसके लिए लागू है? आदर्श गैस के लिए। और इसमें जो है ताप स्थिर होना चाहिए, ताप स्थिर तथा कम हो और दाब इसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? गोताखोरों के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा समुद्र में श्वास लेने में या गोता लगाने में और सोडा वाटर में, शीतल पेय पदार्थों में। ठीक, ये क्या हो गया? उपयोग हो गया। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया? हेनरी का नियम पढ़ लिया, हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ लिया और हेनरी ने जो नियम दिया था वो किसके लिए दिया था? गैसों के लिए। 1803 में दिया था वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस की मूल प्रभाज के समानुपाती होता है और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है और यहाँ पर जो नियतांक आया है इस नियतांक को क्या कहेंगे? हेनरी नियतांक। और हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई कि यह आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है, इसमें ताप स्थिर तथा कम होना चाहिए और दाब जो है थोड़ा अधिक होना चाहिए। ये देखिए सोडा वाटर लिखा है, सोडा वाटर। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है? 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर हिमांक में हुई कमी, हिमांक में हुई कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक। तो 100 ग्राम विलायक में 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो भी कमी होगी उसको क्या कहेंगे? अवनमन स्थिरांक। और उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो यही है मोलर उन्नयन स्थिरांक। 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि, क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक, अब बात करते हैं समपराशरी विलयन की। समपराशरी विलयन, ये देखिए जो भी उन्नयन स्थिरांक है उस सांद्रण इकाइयों से ही हम परिभाषित करते हैं। जितना का सांद्रण होगा उसमें 1 मोल घोलने पर उसके ताप में
जो वृद्धि होगी उसको उन्नयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, और जो कमी होगी उसे हिमांक अवनमन कहेंगे। हिमांक में कमी तो हिमांक अवनमन, और क्वथनांक में टेम्परेचर में वृद्धि। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? ताप, और हिमांक का मतलब क्या होता है? बर्फ बनना, जमना। तो समपराशरी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? समपराशरी। एक होता है न्यून पराशरी विलयन। ठीक, तो देखिए ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो? कम हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यून पराशरी। एक होता है अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन, तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो? अधिक, उसको क्या कहेंगे? अति पराशरी विलयन। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को देख लिया। अब एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, परासरणी गुणांक। परासरणी गुणांक, तो परासरणी गुणांक क्या होता है? वान-ठाप गुणांक के प्रेक्षित मान और वान-ठाप के चरम मान। क्या होता है? वान-ठाप गुणांक के प्रेक्षित मान, वान-ठाप गुणांक के प्रेक्षित मान तथा वान-ठाप के चरम मान के अनुपात को क्या कहते हैं? परासरणी गुणांक। परासरणी गुणांक। तो इस तरह से ये आपका अध्याय नंबर 1 विलयन पूरी तरह से मुख्य पॉइंटों पर फोकस करके हमने समाप्त कर दिया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मिलते हैं अगले वन शॉट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें।